दोस्तों अगर आपका भी 29 तारीख को साइंस का पेपर है तो इस पेपर को एकदम रट डालना। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेपर है और बहुत ज़्यादा वायरल पेपर है विज्ञान का 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो 824 ईके कोड का यह पेपर है और पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। किस तरीके से आपको क्वेश्चन हल करना है, किस तरीके से ऑब्जेक्टिव करने हैं, किस तरीके से क्या करना, सभी चीज़ें आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा वायरल पेपर है तो इसे आप लोग ज़रूर तैयार कर लेना, 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास 10th की पूरी तैयारी आपको इसी चैनल पर कराई जा रही है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कुछ आपके निर्देश दिए जाते हैं। सबसे पहले तो पूर्णांक आपका 70 का है, समय 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। और यहाँ पर देखिए प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। इसके बाद क्या है यहाँ पर कि निर्देश क्या है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है। और दूसरा है कि खंड आ तथा खंड बा 3 उपभागों 1, 2, 3 में विभाजित है। यानी कि पहला होगा आपका फिजिक्स का, दूसरा होगा केमिस्ट्री का और तीसरा है बायो का। तो 3 उपभागों में विभाजित है। तीसरा है यहाँ पर कि प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है जिनमें सही विकल्प का चुनाव कर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप भरें और OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। यहाँ पर यह निर्देश दिए गए हैं आपको। और यहाँ पर देख सकते हो खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यानी कि जो 20 प्रश्न आपके आते हैं बहुविकल्पीय को तो 20 नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे। और खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित किए गए हैं कि यह क्वेश्चन कितने नंबर का है, वो सब अंक आपके लिख दिए गए हैं। इसके बाद खंड बा के प्रत्येक उपभाग के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपभाग नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो यहाँ पर ये निर्देश हैं। इसके बाद शुरू करते हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरीके से, वो यहाँ पर देखिए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आपके शुरू होते हैं। देखते हो बहुविकल्पीय प्रश्न उपभाग पहला है यहाँ। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आप लोग देख ही सकते हो कि किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा। ऑप्शन ए है यहाँ पर वक्रता केंद्र C पर, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर वक्रता केंद्र C और फोकस बिंदु F के बीच में, ऑप्शन नंबर सी है दर्पण के ध्रुव P पर और ऑप्शन डी है दर्पण के ध्रुव P और फोकस बिंदु F के बीच में। इसका कौन सा सही उत्तर होगा। तो इसका सही उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वक्रता केंद्र C और फोकस बिंदु F के बीच में। पहले का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 2 यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है। किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है यहाँ पर, वो आपको बतानी है। तो ऑप्शन नंबर ए है मीटर, ऑप्शन बी है प्रति मीटर और ऑप्शन नंबर सी है मीटर प्रति सेकंड और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि किसी भी नेत्र की क्षमता की इकाई इनमें से कोई नहीं है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है कि एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी भी कांच के त्रिकोण प्रिज्म से गुजरती है तब उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है। सबसे अधिक विचलन किस रंग के लिए होता है। जब श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है जिसमें 7 कलर निकलते हैं आपके, उसमें सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है। ऑप्शन ए है यहाँ पर लाल, ऑप्शन बी है पीला, ऑप्शन सी है हरा और ऑप्शन नंबर डी है बैंगनी। कौन सा इसका सही उत्तर होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बैंगनी रंग का सबसे अधिक विचलन होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है कि सूर्य स्वयताभ प्रतीत होता है, यानी कि सूर्य स्वयताभ कब प्रतीत होता है, किस समय। ऑप्शन ए है सूर्योदय के काफ़ी पूर्व, ऑप्शन बी है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, ऑप्शन सी है दोपहर के समय और ऑप्शन डी है सूर्यास्त के काफ़ी बाद। तो कब सूर्य स्वयताभ प्रतीत होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोपहर के समय सूर्य स्वयताभ प्रतीत होता है। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है कि किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन ए है चालक की लंबाई, ऑप्शन बी है चालक के पदार्थ का घनत्व और ऑप्शन सी है चालक का अनुप्रस्थ काट और ऑप्शन डी है चालक का आकार। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वह होगा चालक का आकार। यह वाला आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 5वें का। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 6, वो यहाँ पर देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 आपका यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो
कि कब 4 विद्युत चालकों का समायोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है सभी को समानांतर क्रम पार्श्व क्रम में जोड़ा जाए। ऑप्शन बी है सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। ऑप्शन नंबर सी है एक श्रेणी को श्रेणी, और ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर एक को श्रेणी क्रम में तथा 3 को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए। ऑप्शन डी है 2 को श्रेणी क्रम में तथा शेष 2 को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए। तो इसका सही उत्तर आपको बता दूं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सभी को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तब उनका परिणामी प्रतिरोध सबसे कम होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है कि एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेते हैं। ऑप्शन ए है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ऑप्शन बी है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। और ऑप्शन सी है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। और ऑप्शन डी है ओम का नियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, वह होगा ऑप्शन नंबर सी, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम का प्रयोग किया जाता है किसमें, एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है आपका, यहाँ पर आपको बता दूं तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 आप लोग देख सकते हो उपभाग 2 में है। यहाँ से आपके कौन से प्रश्न शुरू होते हैं, केमिस्ट्री के। यहाँ तक हमने फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व किया है, यहाँ है केमिस्ट्री के। इसके बाद सबसे आखिरी में है उपभाग 3 में आपके बायो के। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है सोना, और ऑप्शन नंबर सी है पोटेशियम, और ऑप्शन डी है एल्युमिनियम। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वह होगा एल्युमिनियम, क्योंकि निम्नलिखित में से यहाँ पर दिया गया है कि धातु कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है, तो एल्युमिनियम ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से एल्कीन है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तो आपने पढ़ा ही है। एल्केन में एकल बंध होता है, एल्कीन में डबल बंध होते हैं, और एल्काइन में ट्रिपल बंध होते हैं। तो यहाँ पर आपको एल्कीन कौन सा है, तो आपको यहाँ पर डबल बंध ढूंढने हैं। ऑप्शन ए में डबल बंध नहीं है, बी में है। यहाँ पर देख सकते हो H2C, फिर डबल बंध है CH2 यहाँ पर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 9 का ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है कि एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान संभव है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 6, और ऑप्शन डी है 8। क्या इसका मान संभव है pH का। तो एक विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो यहाँ पर लाल लिटमस को नीला कौन करता है, लाल लिटमस को नीला क्षारक करते हैं। तो क्षारक कौन होते हैं, 7 से 14 तक होते हैं क्षारक। तो 7 से आगे है 8, तो 8 होगा क्षारकीय, और क्षारक ही लाल लिटमस को नीला करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8। pH मान 8 संभव है जो कि लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है यहाँ पर कि क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है। कौन सा आबंध पाया जाता है। ऑप्शन ए है आयनिक आबंध, ऑप्शन बी है एक सहसंयोजी आबंध, ऑप्शन बी है द्विसहसंयोजी आबंध, और ऑप्शन डी है त्रिसहसंयोजी आबंध। तो प्रश्न नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आयनिक आबंध। आयनिक आबंध कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 यहाँ पर आपको बता दूँ तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 12 है कि जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ है। ऑप्शन ए है धावन सोडा, ऑप्शन बी है बेकिंग सोडा, और ऑप्शन सी है फिटकरी, और ऑप्शन डी है विरंजक चूर्ण। तो जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ कौन सा है इसमें, तो विरंजक चूर्ण जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है कि जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है उभय अपघटन, ऑप्शन सी है योगात्मक अभिक्रिया, ऑप्शन डी है वियोजन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो प्रश्न नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जिन अभिकारकों में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 आप यहाँ पर देख सकते हो उपभाग 3 आ गया है यहाँ से, यानी कि आपके जीव विज्ञान के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। 14 प्रश्न है कि पादप में जाइलम का कार्य क्या होता है, यानी कि पादप में जाइलम का कार्य होता है। ऑप्शन ए है जल का वहन, ऑप्शन बी है भोजन का, ऑप्शन सी है अमीनो अम्ल का वहन, और ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सीजन का वहन। क्या सही उत्तर होगा, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है जाइलम, तो जाइलम जल का वहन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न नंबर 15 है कि आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया। ऑप्शन ए है टमाटर, ऑप्शन बी है बैंगन, ऑप्शन सी है मटर, और ऑप्शन डी है सरसों। तो आप सभी को पता है कि आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मटर का प्रयोग किया था किसने, मेंडल ने।
इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 16। तो प्रश्न नंबर 16 आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन ए अंडाशय, ऑप्शन बी है गर्भाशय और ऑप्शन सी है शुक्रवाहिका और ऑप्शन नंबर डी है डिंबवाहिनी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाहिका, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 है कि सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ऑप्शन बी है क्लोरोफिल, ऑप्शन सी है सूर्य का प्रकाश और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी आवश्यक हैं सुपोषी पोषण के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है कि समजात अंगों का उदाहरण है। ऑप्शन ए है हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद और ऑप्शन बी है हमारे दांत तथा हाथी के दांत, ऑप्शन सी है आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तारी और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद समजात अंगों के उदाहरण हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 19 है यहाँ पर कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वार होता है। ऑप्शन ए है अमीबा में, ऑप्शन बी है यीस्ट में और ऑप्शन सी है प्लाज्मोडियम में और ऑप्शन नंबर डी है लेशमानिया में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा इसका सही उत्तर। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वार होता है तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ईस्ट में। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है कि प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन ए है लैमार्क ने, ऑप्शन बी है डार्विन, ऑप्शन सी है मेंडल और ऑप्शन डी है मार्गन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डार्विन ने। डार्विन ने प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन किया था, डार्विन ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव थे 20 ऑब्जेक्टिव वो यहाँ पर मैंने आपको क्लियर करा दिए है। इसके बाद खंड बा यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं जो कि 50 नंबर के लिए आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न अभी आपको बता देता हूँ। तो ये यहाँ पर जो आपके वर्णनात्मक प्रश्न हैं ये 50 नंबर के लिए पूछे जाते हैं और यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पर एक बात बता दूँ, मैं यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से पूछे जाते हैं और इसके जो उत्तर हैं वो आपको एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, उसमें इसके उत्तर बता दूंगा कि किस तरीके से इनके उत्तर लिखना है। और यहाँ पर जो प्रश्न है इन्हें बता देता हूँ कि किस तरीके से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो पहला प्रश्न है कि एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा है। बाइक के पीछे से आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 4 मीटर की है, तो गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर और कहाँ दिखेगा। किरण आरेख बनाकर भी समझाइए। यहाँ पर आपको किरण आरेख भी बनाना है और आपको यहाँ पर यह न्यूमेरिकल वाला प्रश्न है, ये फिजिक्स के सभी क्वेश्चन है क्योंकि यह उपभाग 1 है, इसमें फिजिक्स के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर यह पहला क्वेश्चन है। इसके बाद और यहाँ पर देख सकते हो 2 + 2 4 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 आप यहाँ पर देख सकते हो कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी तक देख सकने के लिए उसे किस प्रकृति एवं किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा। किरण आरेख भी बनाई। यहाँ भी आपका न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है और किरण आरेख भी बनाना है और यह भी 4 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है कि ओम के नियम क्या हैं, इसकी व्याख्या संबंधित विद्युत परिपथ बनाकर कीजिए। यह भी बताइए कि एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। यह तीसरा प्रश्न है और यह भी 4 नंबर के लिए पूछा गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है यहाँ पर कि एक विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, इसकी रचना एवं कार्यविधि का चित्र बनाकर स्पष्ट वर्णन कीजिए। अथवा में एक क्वेश्चन दिया गया है परिवर्ती विद्युत धारा जनित्र का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, इसकी रचना एवं कार्यविधि का चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए, चाहे आप विद्युत मोटर वाला क्वेश्चन करो और चाहे परिवर्ती विद्युत धारा जनित्र का क्वेश्चन करो। दोनों क्वेश्चन 6-6 नंबर के लिए पूछे गए हैं, आप इसमें से एक क्वेश्चन कर सकते हो। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 5 आ जाता है यहाँ पर। तो इसके बाद यहाँ पर है हमारा उपभाग 2 यानी कि यहाँ से हैं हमारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन, रासायनिक विज्ञान के क्वेश्चन यहाँ से हैं। 5वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए। जो यौगिक हैं इनकी संरचनाएं चित्रित करना है और यह कितने नंबर के लिए पूछे गए, 4 नंबर के लिए। पहला है प्रोपेनल, दूसरा है मेथिल पेंटेनोइक अम्ल और तीसरा है प्रोपीन और चौथा है यहाँ पर 2 मेथिल ब्यूटेनॉल 2 यह है। इसके बाद है 6ठा क्वेश्चन है आपका
कि सोडियम, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम वे तत्व हैं जिनमें संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः 1, 2 तथा 3 है। इनमें का किसकी परमाणु त्रिज्या है अधिकतम है? खा कौन सबसे कम क्रियाशील है? प्रत्येक के लिए कारण सहित उत्तर दीजिए। यह भी क्वेश्चन आपका 4 नंबर के लिए पूछा गया, तो इसे भी आपको करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। कितने नंबर का है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर के लिए पूछा गया। करना क्या है यहाँ पर? पहला जैसे कि है प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस, अब अभिक्रिया हुई तो यहाँ पर जिप्सम बना है। यहाँ पर क्या जोड़ें, यानी कि इस रिक्त स्थान में क्या भरें कि जिप्सम जब बनता है तो यहाँ पर क्या जोड़ा जाता है, तो वो बताना है आपको। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन की जब अभिक्रिया होती है तब यहाँ पर क्या बनता है वो आपको बताना है। इसी तरीके से जो यहाँ पर बनता है वो आपको यहाँ पर भरना है। इसके बाद अथवा में भी है, ये क्वेश्चन करो या फिर अथवा में यह करो कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। इस पर टिप्पणी भी लिख सकते हो, किस पर? वियोजन अभिक्रिया, संक्षारण पर और यशक लेपन पर। इन 3 पर यदि आप टिप्पणी लिखिए या फिर इन रिक्त स्थानों को भरिए तो इनमें से आप एक काम को कर सकते हो। इसके बाद है आपका उपभाग 3, यानी कि यहाँ से हैं आपके जीव विज्ञान के क्वेश्चन। तो यहाँ पर 8वां प्रश्न है कि मेंडल के नियम क्या हैं, उनको उचित चित्रों द्वारा समझाइए। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है कि पुष्प में निषेचन क्रिया को प्रदर्शित करने हेतु स्त्री क्रेसर की लंब काट का नामांकित चित्र बनाए एवं वर्णन कीजिए। 4 नंबर के लिए सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। इसके बाद है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है वो यहाँ पर देखिए कि वन संरक्षण क्यों आवश्यक है, वर्णन कीजिए। यानी कि जो वन संरक्षण है वह क्यों आवश्यक है, वर्णन कीजिए। 4 नंबर के लिए पूछा गया है। इसके बाद 11वां प्रश्न है कि वृक्काणु नेफ्रॉन की संरचना तथा उसकी कार्यविधि का वर्णन कीजिए। 3 + 3 यानी कि 6 नंबर के लिए क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। और यहाँ पर अथवा में भी पूछा गया है कि मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा पोषण प्रक्रिया को समझाइए। या फिर आप पाचन तंत्र का चित्र बना करके पोषण प्रक्रिया को समझाओ, या फिर नेफ्रॉन की रचना उसकी कार्यविधि का वर्णन कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन 6 नंबर के लिए पूछे गए हैं। इनमें से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते। तो यहीं तक था हमारा पेपर, और इसी में उपभाग 1, 2, 3 यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सभी के क्वेश्चन होते हैं। तो इन क्वेश्चन को आपको ज़रूर से तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा वायरल पेपर है यह। तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में।